अब हम लोग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में सीखेंगे। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में वैसे गुड्स को कहते हैं जो या तो कंजम्पशन पर्पस से या इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज होते हैं, और इंटरमीडिएट ऐसे गुड्स को कहते हैं जो कि या तो फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल के पर्पस से ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग ईयर में यूज होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में तीन बातें हैं कि ये वो गुड्स होते हैं जो या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, नंबर 2 रीसेल के लिए यूज होते हैं, और नंबर 3 विद इन द सेम ईयर में यूज होते हैं। अगर एंड ऑफ द ईयर में इनका स्टॉक बचा हुआ रह जाता है तो वो इंटरमीडिएट नहीं फाइनल गुड्स बन जाते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातों को समझ लेना चाहिए। पहला है कि इंटरमीडिएट गुड्स एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से परचेज करता है। मतलब एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से अगर किसी गुड्स को परचेज कर रहा है तो वो गुड इंटरमीडिएट गुड है। नंबर 2, इंटरमीडिएट गुड की डिमांड डिराइव डिमांड होती है, मतलब इसकी डिमांड फाइनल गुड्स के डिमांड पर डिपेंडेंट है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो यूज के लिए रेडी नहीं होते हैं। अगर ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल ये डिफेंस के लिए गवर्नमेंट परचेज करती है तो ये लगता है कि फाइनल गुड्स होगा, लेकिन ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और इस पर एग्जाम में, बोर्ड में, CUET में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, तो ये याद रखेंगे कि ये फाइनल गुड्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में ये है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड जो है वो फाइनल गुड के वैल्यू के साथ मर्ज हो जाता है। यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। प्रोडक्शन बाउंड्री वो लाइन है जिसके अंदर अगर कोई गुड होता है तो वो इंटरमीडिएट गुड होता है, और अगर उससे बाहर निकल जाता है तो फाइनल गुड होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लेंगे कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के अंदर फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अगले चैप्टर से इस तरह से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये आइटम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, तो वहाँ पर इन दो बातों पर ध्यान रखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में, फाइनल नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। और दूसरा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होते हैं, फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब ये समझेंगे कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो या तो कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज होते हैं। तो कंजम्पशन पर्पस से जो फाइनल गुड्स यूज होते हैं उसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज होते हैं उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। और ये कंजम्पशन गुड्स 4 टाइप के होते हैं। सिंगल यूज या नॉन ड्यूरेबल, जो कि एक बार यूज करने से उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो न तो नॉन ड्यूरेबल होते हैं न ही ड्यूरेबल होते हैं, जो वैसे गुड्स होते हैं जो कुछ पीरियड तक हमारे वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अगला है ये ड्यूरेबल गुड्स वैसे कंज्यूमर गुड्स को कहते हैं जो मेनी ईयर्स तक यूज होते हैं। और लास्ट है सर्विसेज इनटेंजिबल गुड्स हैं, इनटेंजिबल होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये एक्टिविटी हो सकते हैं, ये प्रोसेस हो सकते हैं। अब फाइनल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जो कंजम्पशन गुड्स के प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। कैपिटल गुड्स के बारे में 5 बातें समझ लेनी चाहिए कि कैपिटल गुड जो होते हैं फ्यूचर प्रोडक्टिव पर्पस से, फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। वो ग्रेजुअली वो प्रोडक्शन प्रोसेस में
अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। इनको पीरियोडिकली रिपेयर और रिप्लेस करना होता है। इनकी ये फाइनल कैपिटल गुड्स की डिमांड भी डिराइव डिमांड होती है, क्योंकि वो कंजम्पशन गुड्स जिसके प्रोडक्शन में ये यूज होते हैं इसमें हेल्प करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। और कैपिटल गुड्स जो होते हैं जो कि हाउस होल्ड में यूज होते हैं वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में जाते हैं। मतलब कैपिटल गुड्स ही ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स हैं अगर वो हाउस होल्ड में यूज होते हैं। जैसे एसी, टीवी, फ्रिज ये कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन क्योंकि ये हाउस होल्ड यूज करते हैं तो इसको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझेंगे। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक का ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी याद रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक निकालते हैं बिना डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किए हुए तो इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो इसे नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को माइनस करने पर नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन के मेनली 3 रीजन होते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, नंबर 2 पैसेज ऑफ टाइम, नंबर 3 एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब यहाँ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस डिप्रिसिएशन को कहा जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस किसे कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो होते हैं वो कैपिटल लॉस को कहते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब डिप्रिसिएशन की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या कैपिटल लॉस की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है। अब इस चैप्टर के 7th कॉन्सेप्ट में आते हैं। 7th कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को कहते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस पर लगते हैं, जो कि अल्टीमेट यूजर को पे करना होता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो सब्सिडी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर है टू अचीव गवर्नमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अब इसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर किसी गुड के फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में अगर इसको ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हो गए, एक इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी और दूसरा मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो उस टाइम पर ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, 8th कॉन्सेप्ट में आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से पहले ये समझेंगे कि फैक्टर इनकम 4 होते हैं, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब जो वेज होता है उसको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं, और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और नेट रिटेन्ड अर्निंग इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब ये चार चीज़ें: रेंट फ्रॉम अब्रोड, वेज फ्रॉम अब्रोड, इंटरेस्ट फ्रॉम अब्रोड एंड प्रॉफिट फ्रॉम अब्रोड। और इसी को अगर अब्रोड को पे किया तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रोड हो जाता है। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसको तीन कैटेगरी में बांट देते हैं: नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट 2 में ये तीन कॉन्सेप्ट, ये चार कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चार कॉन्सेप्ट सीखे, सेकंड पार्ट में चार कॉन्सेप्ट: फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, नेक्स्ट ग्रॉस, डेप्रिसिएशन और नेट, नेक्स्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स और लास्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट सीखे: पहला डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री और तीसरा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। एंड पार्ट 2 में ये 5 कॉन्सेप्ट सीखते हैं।